नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं जी मीडिया पर भारत भाग्य विधाता। मीडिया का काम होता है सवाल पूछना। लगातार आप देखते होंगे कि हम देश के तमाम लोगों के लिए सवाल पूछते हैं, सिस्टम से, पॉलिटिकल लीडर से, ब्यूरोक्रेट से, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि मीडिया से कौन सवाल पूछेगा, मीडिया की रोल के बारे में कौन सवाल पूछेगा, मीडिया इसके बारे में जवाब क्यों नहीं देना चाहता, मीडिया क्यों अपने आप को एक शील्ड में बंद कर लेता है और दुनिया जहां से सवाल पूछता है खुद से सवाल पूछने से बचता रहता है। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कई बार जब आप खबरें देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये खबर को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, या वो खबर क्यों नहीं चलाई जा रही है, या वो खबर अचानक क्यों रोक दी जाती है। ऐसा होता है, इसी मीडिया में होता है। उस पर चर्चा होगी। और बहाना है तहलका के तरुण तेजपाल का। तरुण तेजपाल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे, उसकी जांच चल रही है, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अब एक नई परत खुलकर सामने आ रही है तहलका के बारे में। वो तहलका जो लगातार पिछले कई सालों से स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जर्नलिज्म को नई क्रेडिबिलिटी दे रही थी, आज उसी तहलका पर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो अपने फायदे के लिए तमाम कहानियों को करती थी या रुकवाती थी। इसी पर आज बात भारत भाग्य विधाता में। तो मीडिया के इसी रोल पर आज की सबसे बड़ी बहस आप जी मीडिया पर देखने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जाने माने फिल्म लेखक और राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर साहब हैं। लेखिका एना पेटिकाट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुंबई से एक्सचेंज फॉर मीडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग बत्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और डीएनए के अखबार के एडिटर सीपी सुरेंद्रन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों मेहमानों के साथ चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं कि खबरों की दुनिया में तहलका मचाने वाले तरुण तेजपाल पर अपने फायदे के लिए खबरों से समझौता करने का भी अब आरोप लग रहा है। एक न्यूज़पेपर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तरुण ने कई खबरों को इसलिए दबा दिया क्योंकि उससे तरुण के फायदे जुड़े हुए थे। मुंबई मिरर के पत्रकार शौरीश भट्टाचार्य की रिपोर्ट के बाद तरुण तेजपाल का एक सच सामने आया है। शौरीश की खबर के मुताबिक तेजपाल ने अपने ही एक रिपोर्टर रमन कृपाल के उस बड़े खुलासे को दबा दिया जिसमें गोवा के एक माइनिंग माफिया के राज खुल रहे थे। गोवा विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बाद में ये रिपोर्ट दी कि इस माफिया की वजह से गोवा के सरकारी खजाने को 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कहा जाता है कि तरुण तेजपाल ने माफिया की एक स्टोरी एक डील के तहत रोकी थी। खबर रोके जाने के बाद इसी डील के तहत तहलका का थिंक 2011 हुआ। गोवा के जिस होटल में थिंक फेस्ट हुआ और अब तक हो रहा है उसमें उसी माइनिंग माफिया का हिस्सा है। जिस होटल में तहलका का थिंक फेस्ट होता है वो बैम्बोलिम बीच के किनारे है और आरोप है ये होटल समुद्र के किनारे पर्यावरण संबंधी नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया। तो क्या ये जश्न कई हकीकतों, कई खबरों को दफना कर किया गया? और ऐसी कितनी खबरें हैं जो बिना नजरों में आए ही दबा दी गई, दफन कर दी गई। हम भारत भाग्य विधाता में चर्चा शुरू करें उसके पहले तरुण तेजपाल के दो चेहरे मैं सबसे पहले यहां पर दिखाना चाहूंगा कि कैसे मीडिया कंपनी क्या सोच के शुरू होती है और कैसे कुछ सालों के बाद वो बदल चुकी होती है। बेहतरीन उदाहरण हमको मिला है तरुण तेजपाल के दो बयानों से। एक बयान 2001 का है, ऑपरेशन वेस्ट एंड के तुरंत बाद का, जब तरुण तेजपाल लाइमलाइट में आए थे और देश में एक नायक बनकर उभरे थे। और दूसरा बयान है करीब एक साल पहले का, 2012 का। सुनिए इन दोनों बयानों को और साफ हो जाएगा कि कैसे तरुण का खुद ना सिर्फ खुद बदले बल्कि उनका चरित्र भी बदल गया। दिस इज कंप्लीट बंकम। We have no affiliation with any political party or any financial house or any industrial house. Tehelka.com is run and owned purely by journalists and media people. We have no affiliation at all with anybody, and I want to repeat this. I've said this on television many times yesterday and day before. We have no other consideration. The story was the only consideration. We followed it like classic reporters. It turned out to be a good story. Maybe it turned out to be a very good story. We broke the story when the story was ready. There is no other consideration to either the story or the timing of the story except a news consideration. And anybody who even remotely knows my track record as a journalist knows that this is complete errant nonsense. The truth of the matter was that we had not actually taken sponsorship from any mining company. But on the net, rumor mongering is a very easy thing. You go on the net today and you can find junk on everybody. He's not mining at all, but I'm saying let's assume that he was. Let's assume one of the investors of Tehelka was from a mining company or whatever. Obviously, you wouldn't be able to write about it. But I'm saying that's why I said... So that is a reality. But that's a reality for everybody. I'm saying it's no... I mean, you can name me the media
media house and I'll tell you, oh, you know, forget, name me the media house. I'm saying all of Indian media is completely dependent on advertising. Right. Which means you never see exposure on corporate houses. The fact is the reader is not paying for the journalism. The guy who's paying for the journalism is the advertiser. So the journalism you get is the journalism the advertiser wants. If someone to bring me expose on one of my investors' sponsors, obviously I would not be able to run it. तो बात हो रही है तरुण तेजपाल की, बात हो रही है मोरालिटी की, बात हो रही है नैतिकता की। वो तरुण तेजपाल जो सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते आ रहे थे अपनी स्टोरीज के जरिए, अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, आज उनकी कलाई भी खुलती हुई साफ दिखाई देती है। मेरे पास चारों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ऐना आपसे बात करूंगा, लेडीज फर्स्ट के प्रिविलेज को मानते हुए। आपने सुना, तरुण तेजपाल की बातें सुनी, तरुण तेजपाल की कहानियां सुनी, और जो कुछ हम पढ़ पा रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि तरुण तेजपाल ने चाहे जितने अच्छे स्टिंग ऑपरेशंस क्यों ना किए हों, आज जब ये परत खुल रही है कि वो एक खास स्टोरी रुकवा रहे थे गोवा माइनिंग को लेकर, गोवा के माइनिंग माफिया को लेकर, क्योंकि वो इन्वेस्टर था तहलका ग्रुप में, तो साफ हो जाता है कि कुछ स्टोरीज उन्होंने इसलिए भी शायद करवाई हो जिससे उनका फायदा हो रहा हो। अगर उनके स्टोरीज में कुछ गलत जानकारी है तो इसका जरूर खुलासा होना चाहिए सुमित, लेकिन लेट्स बी अ लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट दिस। ये सिर्फ तहलका का मामला नहीं है, हमारे बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस ने इन्वेस्ट किया है, कुछ में पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्वेस्ट किया है। एक मीडिया हाउस चलाना मुश्किल काम है, बहुत एक्सपेंसिव काम है, पैसे लगते हैं। इस एक शो को चलाने के लिए कितने सारे कैमरा पर्सन, लाइटिंग टेक्नीशियंस, ओबी वैन्स, प्रोड्यूसर्स ने मेहनत की है सिर्फ ये एक शो चलाने के लिए। बाहर वालों को अंदाजा भी नहीं हो सकता है कि एक टीवी चैनल चलाने में कितने पैसे लगते हैं। तो किसी को किसी भी टीवी चैनल या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस फुल डिस्क्लोजर कि मीडिया हाउसेस के इन्वेस्टर्स कौन हैं, ताकि लोगों को पता चले, ताकि पब्लिक को पता चले कि अगर इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये अखबार ज्यादा खबर नहीं चला रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी का इस अखबार में इन्वेस्टमेंट है, या इस पर्टिकुलर उद्योगपति के खिलाफ ये टीवी चैनल कोई भी खबर नहीं चला रहा, तो लोगों को पता चले इसलिए कि उनको इन्वेस्टमेंट पैटर्न मालूम है कि इस उद्योगपति ने वो टीवी चैनल चलाया है या इस उद्योगपति ने उस टीवी चैनल में इन्वेस्टमेंट किया है। सो लॉन्ग एज देयर इज फुल डिस्क्लोजर देयर शुड नॉट बी एन इश्यू। पर ये छिपाने वाली बातें, आपके इन्वेस्टर्स कौन हैं, आप क्यों एक स्टोरी नहीं कर रहे, ये बहुत गलत है। आजकल पिछले कुछ सालों से 5-8 सालों से पेड मीडिया का भी एक नया फिनोमिनन आया है हमारे मीडिया में। अगर कोई भी अखबार पैसे लेके पार्टी का कवरेज कर रहा है तो वो साफ साफ पब्लिक को बताए कि कौन सा आर्टिकल पेड फॉर है और कौन सा नहीं पेड फॉर है। ये भी बहुत अहम बात है। बिल्कुल। अनुराग मेरे साथ हैं, एक्सचेंज फॉर मीडिया एडिटर इन चीफ। अनुराग, आप बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। मैं यहां पर तहलका की अगर बात करूं, ऐना ने जो बात कही, जिस तरीके से एक अखबार चलाने में, एक टीवी चैनल चलाने में हजारों करोड़ों रुपया लगता है, क्या इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी से पैसा आप ले रहे हैं तो आप उसके खिलाफ स्टोरी नहीं दिखाएंगे, उसको रोक लेंगे? जैसा कि तरुण तेजपाल बोलते हैं अपने इंटरव्यू में 1 साल पहले कि अगर किसी कोल माफिया का पैसा लगा है तो मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या ये ठीक है पत्रकार होने के नाते? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। और जैसे ऐना ने कहा कि मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिजर्स वाइफ प्रिंसिपल प्ले करता है। यू नॉट ओनली हैव टू बी क्लीन, यू हैव टू बी सीन टू बी क्लीन। सो डिस्क्लोजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मीडिया में एक ही चीज है, प्रिजम्पटिव क्रेडिबिलिटी। जो मीडिया की प्रिजम्पटिव क्रेडिबिलिटी है वो पिछले कुछ सालों में कम हुई है, और मैं कहूंगा पिछले 3 से 5 साल में मीडिया ने कोशिश की है, चाहे वो अन्ना मूवमेंट हो, चाहे वो नीतीश कटारा का मामला हो, उसमें कोशिश की है कि वो अपनी, चाहे वो दिसंबर में जो निर्भय के साथ हुआ उस पर एक जन चेतना, तो मीडिया ने कोशिश की है कि अपनी प्रिजम्पटिव क्रेडिबिलिटी को वापस लाए। बट जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जो व्यूअर्स का, ऑडियंसेस का जो विश्वास है वो थोड़ा कम तो होता ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजें। एक, देयर शुड बी फुल डिस्क्लोजर एंड सेकंड, इन इंडिया बहुत कम मीडिया हाउसेज ऐसे रह गए हैं जिनको हम
अपनी एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं जो जिनमें कोई कॉर्पोरेट या पार्टी का और अनुराग किसी शायद ऐसी यही वजह है क्योंकि बहुत से इन्वेस्टमेंट हमने देखे बीते दिनों में, क्योंकि अगर एक स्टोरी आप हमने बीते दिनों में बहुत से इन्वेस्टमेंट ऐसे देखे हैं मीडिया हाउसेस में जो राजनेताओं के रहे हैं, माफियाओं के रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार गवर्नमेंट मीडिया पे पिछले 6 महीने में 1 साल में इतना नेगेटिव रुख अपनाया है, चाहे वो अखबारों पे एक वेज बोर्ड को लाके, चाहे न्यूज चैनल्स पे 10+2। अगर मीडिया को इतना दबाएगी सरकार तो बड़ों की बात नहीं कर रहा, बट छोटे मीडिया हाउसेस पेड न्यूज जैसी चीज करेंगे, उनको मजबूर होना, मैं नहीं कह रहा वो ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और इससे अनुराग मैं समझा आपकी बात, प्राइमरी बिजनेस है। मैं यही बात सीपी सुरेंद्रन साहब से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से माफियाओं का या राजनेताओं का या इंडस्ट्रियल हाउसेस का तेजी से इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है मीडिया ओनरशिप में, बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े लोग मीडिया में इंटरेस्ट चाहते हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अपने व्हाइट कॉलर जॉब में आना चाहते हैं, वो अपना परसेप्शन बदलना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बदलना चाहते हैं। क्या इससे फेयर जर्नलिज्म हो पाएगा? Sumit, I would think that we are talking about different kind of times now. If you check the social media, everybody has to be more or less transparent because people are asking questions and these questions are being raised outside the traditional structure of a media house or the protocol of authority available in-house in any corporate house. Everybody is asking questions because the ombudsmanship or the transparency normally expected of a house is now being asked outside the house, which is the reason why JP Morgan would actually cancel a meeting because they can't feel the questions which a lot of people outside ask you. Right. And same thing is going to happen with, for example, this Tejpal incident. I must tell you that Tarun is a good friend of mine and these views are very personal. They have no bearing on the policy of the paper. At which point did Tarun's internal house problem become a worldwide transparency issue and ethical issue? It became so because somebody actually leaked the letter which this lady wrote to Shoma Chaudhary. It's at this point that the entire thing becomes a huge ethical problem. It is no longer a problem which can be dealt within the 4 walls of a house. It is a widely debated issue which has gone outside the ambit of 2 or 3 people. So the media disclosure or media net, whatever you are talking about, or ethical issues involving women and men, all these things are gone out of the ambit of 4 walls. It has become an international issue. And therefore, what I'm trying to say is that the social media is the big watchdog now. Be careful. जावेद साहब, बात सोशल मीडिया की हुई। सोशल मीडिया का एक आपने भी गुस्सा झेला अभी 2 दिनों में इसी पूरी घटना के दौरान। आपका पहला ट्वीट जो आपने किया इस पूरे मामले में तरुण तेजपाल की घटना सामने आने के बाद, उसके बाद लोगों में बहुत गुस्सा दिखा, आपके खिलाफ काफी ज्यादा रोष हिंदुस्तान में दिखा। आज उसके बाद आपको अपना ट्वीट वापस भी लेना पड़ा, अपनी गलती को आपने माना भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो क्या वजह रही और क्या ये 140 कैरेक्टर की जो दिक्कत होती है ट्वीट करने में, उस वजह से ये सब हुआ या कुछ और कहानी है इसके पीछे? देखिए, पहले तो आपका जो लेना पड़ा पे मुझे सख्त आपत्ति है और ऑब्जेक्शन है। मुझे करना पड़ता कुछ नहीं है, मैंने वो किया जो मैंने करना चाहा। जहाँ तक रोष की बात है, मुझे तो रोज ही 25-30 आते हैं मैसेजेस, गालियों के रोज ही आते हैं। कभी कभी हिंदू फंडामेंटलिस्ट गालियाँ देते हैं, कभी कभी मुसलमान फंडामेंटलिस्ट देते हैं, मगर गालियों का मेरा कोटा रोज का है, तो वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक इसका संबंध है कि ये किस्सा क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने किसी के रोष से और किसी के बिगड़ने से नहीं किया, मुझे खुद लगा ये काम बात ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे वापस लिया। मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि मैं तो गया भी नहीं था गोवा इस बार,
मुझे किसी ने फ़ोन किया कि भाई वो गोवा में जो इनका थिंक फेस्ट हुआ था उसमें कुछ ऐसा वाकया हो गया कि उसने वो कुछ किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दी और बाद में खैर वो शर्मिंदा भी हुआ अगले दिन बिकॉज ही वॉज ड्रंक। तो और उसने माफ़ी मांगी उससे और लेटर लिख के माफ़ी मांगी, यहाँ तक मुझे था पता। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है तो कि अगर बदतमीजी की थी रात को नशे में तो सुबह होश आया तो कम से कम माफ़ी तो आदमी ने मांगी, वरना लोग तो माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। इस स्पिरिट में मैंने ये नहीं कि वो काम बड़ा अच्छा उन्होंने किया था, मैंने तो ये कि माफ़ी मांगी इसकी तारीफ कर दी, जबकि मुझे लगा कि कुछ छेड़छाड़ की बात थी। 24 घंटे में मुझे मालूम हुआ कि ये तो किस्सा ज़रा लंबा है। अब उसमें सच कितना है क्या है उसमें मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए कि वो तो अभी कोर्ट में तय होगा या जहां भी तय होगा। लेकिन ये कि जो डिटेल मुझे मिली वो बहुत ही गड़बड़ थी। तो मैंने तय किया कि भाई ये बात तो मैंने बड़ी कैजुअली कह दी थी, तो बिल्कुल गलत बात है, और मैंने उसे वापस लिया और कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मुझे तफसील और डिटेल पता नहीं थी और मैं उसे डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद एक दो और मैंने इस सिलसिले में किए कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि मैंने उस डिलीट को डिसओन कर दिया है। इतनी सी बात है। बिल्कुल। ऐना आपने सुना जावेद साहब की बात को, ऐना से मैं लगातार बात भी करता रहा हूं इन दिनों में। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जज हो, नेता हो, अब तो पत्रकार भी इसके दायरे में आ गए हैं, साधु संतों पर भी इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं बची है। सोसाइटी में जो ये डिके हुआ है बहुत तेजी से, क्या वजह मानती है? क्या ज्यादा पैसा आ गया है इसलिए इस तरह के शोषण होने लगा है महिलाओं के साथ? वजह क्या है इसकी बहुत बड़ी? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आई जस्ट वांट टू रिस्पॉन्ड क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि अगर किसी राजनीतिक दल या इंडस्ट्रियल हाउस मीडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं कि कोई माफिया या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन मीडिया में इन्वेस्ट करे तो ये ठीक होगा। आई वांट टू क्लैरिफाई दैट, ऑलराइट, इट हैज टू बी लेजिटिमेट इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी बात, क्योंकि सुरेंद्रन साहब ने कहा कि जब तक ये लड़की की चिट्ठी बाहर पब्लिक में नहीं आया तो वो इंटरनल मैटर था। आई जस्ट वांट टू से अगेन वेरी क्लियरली कि कार्यस्थल पर यौन शोषण इंटरनल मैटर नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक अगर ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लेंट्स कमेटी को लगे कि लड़की ने सच बोला है और किसी भी हमारे कानून के मुताबिक ये ऑफेंस है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन करना चाहिए इस क्राइम के बारे में। ऑल राइट, नाउ टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, ये जो यौन शोषण मीडिया में आया है या फिर जुडिशरी में, न्यायालयों में है या बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस में है, सुमित ये कोई नई बात नहीं है। फर्क बस यही है कि दिसंबर 16 तारीख पिछले साल जो बलात्कार हुआ उसके बाद हमारी जनता में, पब्लिक में यौन शोषण के बारे में इतनी सारी डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है कि और लोग सामने आ रहे हैं, महिलाओं में के बीच अवेयरनेस भी बढ़ गया है। तो हम ये ना समझे कि इससे पहले किसी मीडिया हाउस में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं था। मैंने खुद देखा भी है, खुद महसूस भी किया है। अब एक हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी जुड़ रहे हैं। स्वामी साहब से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये बात भी सामने आ रही है कि तहलका की ओनरशिप किसकी है? तरुण तेजपाल की है या कुछ और लोगों की है? क्योंकि आप लगातार इस तरह की बातें करते रहे हैं, आपने लगातार इस तरह की बातें कही हैं सार्वजनिक तौर पर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तहलका में क्या किसी राजनेता का भी पैसा लगा है? नहीं, जहां तक ये तेजपाल है या शोभना चौधरी है, ये सारे उसी जो जिसको कहते हैं सुपर सेक्युलर, वामपंथी, उस प्रकार के लोगों के कारण वो एक कांग्रेस के निकट हैं। लेकिन उसके 65% जो शेयर्स हैं वो तो तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी जो पहले बिजनेस में था, सिनेमा वर्ल्ड में था, उसके बारे कोई बुरा कोई कह नहीं सकता, परंतु वो बिजनेसमैन है, उनका 65% है और अन्य लोगों का है जी। तो तहलका के बारे इतना हम कह सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर जहां उनको करना चाहिए उन्होंने किया नहीं, और जो कांग्रेस को घुमा फिरा के आके असर कर सकती है उसको उन्होंने छुआ नहीं।
और जहां उनको सौदा करने की मौका मिली उन्होंने उसको दबा दिया है। बिल्कुल, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे स्वामी साहब, ये तहलका में आपने कहा कि एक राजनेता का पैसा है, हालांकि वो केडी सिंह साहब इस बात से इनकार करते हैं, वो नहीं मानते हैं कि उनका इसमें 65% पैसा लगा है, लेकिन मीडिया में आप मानेंगे इस बात को कि पैसे का रोल बहुत ज्यादा हो गया है, मीडिया को मैनेज करना अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है, मीडिया की इंडिपेंडेंस खत्म होती जा रही है? नहीं, मीडिया के निश्चित तौर पर पैसे और धनी लोगों का असर बहुत है, और हमने देखा है कि अब कई सेठ लोग आजकल नए नए चैनल्स को खरीद रहे हैं, जो पुराने चैनल्स हैं, जो जिनका वित्तीय समस्या होती है अखबारों में। ये एक इस बारे के देश में बड़ा सोच होनी चाहिए और मंथन होनी चाहिए, और कोई रास्ता ढूंढनी चाहिए कि जो मीडिया है उसकी वास्तविक स्वतंत्रता के लिए हमें कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस सेगमेंट में कि क्या तहलका का मालिक आखिर है कौन, किसका मालिकाना हक है। तरुण तेजपाल ने शुरुआत में यह कहा कि तहलका सिर्फ पत्रकारों से ही चलेगी, क्या ये सच है? आपको दिखाते हैं कि आखिर मैगजीन चलाने के लिए तरुण को पैसा कहां से मिलता है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तहलका का मालिकाना हक अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास। तेजपाल परिवार की हिस्सेदारी करीब 22%। 29 सितंबर 2012 तक रॉयल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास 65.75% हिस्सेदारी, रॉयल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास 85% हिस्सेदारी केडीएस कॉरपोरेशन की। केडीएस कॉरपोरेशन तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केडी सिंह की बताई जाती है। 29 सितंबर 2011 तक तेजपाल के पास 39.34%, परिवार के जरिए हिस्सेदारी करीब 45%, लेकिन अगले साल तक तेजपाल के पास रह गई 19.25% हिस्सेदारी और उनके परिवार के पास हिस्सेदारी रह गई 21.81%। वहीं 2011 में रॉयल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की 30% हिस्सेदारी थी। रॉयल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर थे सिद्धार्थ कुमार और सतीश मेहता। अगले ही साल यह हिस्सेदारी बढ़कर 65.75% तक हो गई, यानी रॉयल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हिस्सेदारी मैगजीन में 2011 से 2012 के बीच बढ़ गई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन का ट्विटर के जरिए बयान दिया गया कि केडी सिंह ने कहा है कि वो तहलका के मालिक नहीं है और उनका इस पत्रिका से कोई लेना देना नहीं है। वहीं ओआरसी के रिकॉर्ड के मुताबिक तहलका में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के भी 80 शेयर हैं। हालांकि सिब्बल का कहना है कि उनकी तहलका में हिस्सेदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर हिस्सेदारी परिवार की या केडी सिंह साहब की आती है। हालांकि केडी सिंह साहब जो कि सांसद हैं इससे इनकार करते हैं। जावेद अख्तर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से इंटरेस्ट मीडिया में, मीडिया कंपनीज में पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का या इंडस्ट्रियल हाउसेस का बढ़ता जा रहा है, वही बात कि क्या इससे फेयर जर्नलिज्म की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि हम सबसे सवाल पूछते हैं और हमसे कोई सवाल ना पूछे, वो कैसे होगा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो 4-5 मैगजीन्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत बोल्डली और बहुत बहादुरी और सफाई के साथ बहुत सारी बातें कही हैं जो आमतौर से दूसरे चैनल से, दूसरे मैगजीन झिझकते हैं कहने में, या समझते हैं कि हमारे जो पढ़ने वाले हैं या हमारे जो फाइनेंस करने वाले हैं उन्हें पसंद नहीं आएगा। वो जो चंद मैगजीन है उनमें एक तहलका भी रहा है, और अगर मुझे कोई इज्जत तरुण की रही तो इसी वजह से, मैं उनका कोई पर्सनल फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उनके घर कभी नहीं गया, वो मेरे घर कभी नहीं आए, मैं उन्हें एक जर्नलिस्ट की हैसियत से जानता हूँ और एक एडिटर की हैसियत से जानता हूँ। तो मुझे जो इज्जत थी उनके लिए वो यही थी कि ये एक पेपर है जो बहुत सी बातें, उन्होंने क्या बातें दबा दी वो तो मैं नहीं जानता, वो तो आप भी नहीं जानते, लेकिन जो बातें सामने लाए वो बहुत जबरदस्त थी और वो आनी चाहिए थी, और अक्सर लोगों ने और अक्सर चैनल ने ऐसा काम नहीं किया। अनुराग जी, मैं एक और चीज देख रहा हूं, जहां तक इसकी बात है, नहीं लेट मी कंप्लीट इट, आपने मुझे बहुत चुप रखा है, जरा सुन लीजिए। जहां तक इसकी बात है कि जो जितने बड़े पेपर हैं, जितने बड़े चैनल्स हैं, उनमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का ही और पैसे ही वालों का पैसा, और किसका होगा भाई?
उनके अपने कुछ लिमिट्स हैं। आप जिस कॉरपोरेशन ने आपको फाइनेंस किया हुआ है, जिस बिजनेस हाउस ने आपको फाइनेंस किया हुआ है, उसके खिलाफ थोड़ी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको निकाल देंगे नौकरी से अगले दिन, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन एक और बात भी है, ये सारे चैनल तो मैगजीन अपने मालिकों के अलावा अपने रीडर या अपने व्यूअर से भी डरते हैं। आप सिर्फ वो चीजें बताएंगे जो आपका अर्बन मिडिल क्लास इंटरेस्टेड है। यही किस्सा गांव में हो जाए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चैनल को। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के चैनल, सारे चैनल पे हिंदुस्तान का गांव कितना कवर होता है? तो दरअसल आप लोग के काम में तो बगैर मालिक के और बगैर कॉर्पोरेट की भी थोड़ी खोट है। बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट अनुराग मैं आपको यहाँ लेना चाहूंगा। जिस तरीके से परिस्थितियां दिखी है इस पूरे मामले में, जावेद साहब माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी थी मेरे पास। अनुराग एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। तहलका ने जिस तमाम स्टोरीज की, अब वो भी सवालों के दायरे में, अब जो भी उन्होंने अच्छा काम किया, जैसा कि जावेद साहब कह रहे थे, क्या वो भी क्वेश्चन मार्क लग गया उन पर भी? जी देखिए, मैं आपको देयर इज अ लार्जर क्वेश्चन हियर सुमित। एक चीज आपको गौर करनी चाहिए पत्रकार होने के नाते और एक बहुत नामी मीडिया संस्था से जुड़े होने के नाते, कि किसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम हो। तो हम सारे मीडिया को सेम ब्रश से पेंट नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, माफिया, दे वुड लाइक टू बिलीव दैट द मीडिया इज नॉट क्लीन। सो यू नो, कौन मीडिया को जज करेगा? सेल्फ रेगुलेशन, एक ओम्बड्समैन होना चाहिए। और हमें पता है कि अगर हमारी प्रेजेंटिव क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो हमारा रीजन फॉर बीइंग खत्म हो जाएगा जी। तो चाहे वो मीडिया ओनर्स हैं, चाहे आप जैसे पत्रकार है, संपादक हैं, वो जानते हैं। और जब ऐसे हादसे होते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जैसी हुई, तो एक मीडिया को इनवर्ड इंट्रोस्पेक्शन करने हमको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और जब तक हम खुद पर अपना आत्मावलोकन नहीं करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन नहीं करेंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि हम सुधरें, तब तक नैतिकता पत्रकारिता से ऐसे ही दूर होती रहेगी। ये एक कोशिश थी भारत भाग्य विधाता में। हमारी इस खास मुहिम में तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक छोटी सी कोशिश थी ये करने की कि हम मीडिया के रोल पर आखिर क्यों मीडिया में ही बहस क्यों ना हो। कोई ये बहस नहीं करना चाहता, कोई ये बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जी मीडिया में हमने एक छोटी सी कोशिश की। अपने रिव्यूज हमको जरूर बताइएगा। देखते रहिए जी मीडिया।